गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोगों का सबका फिर एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रैग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड पीसीएस प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र की सीरीज़ में चल रहे थे और अभी तक हम 2003, 2004 यानी 2003, 2005, 2008, 2012 का पेपर सोल्यूशन कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे 2014 का पेपर सोल्यूशन। तो सामान्य अध्ययन 2014 का हम आज पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो आप जानते हैं 73वें में पंचायती राज, 74वें में स्थानीय यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन। तो 74वां संविधान संशोधन, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा विधि बना करके बढ़ाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। तो मुख्यमंत्री करता है। सदस्य राज्य लोक सेवायक की ये करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ पर यानी कि महान्यायवादी दिया हुआ है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति ये नहीं करता है। ठीक है। अब आगे है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। राष्ट्रपति लोक संसद में कौन सा सुमेलित है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यही संसद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति 52 और लोकसभा 81 और राज्यसभा 80, और कुल मिलाकर संसद की बात की जाती है तो संसद की बात संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला है प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जानते हैं 108 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाता है संयुक्त बैठक, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। अब तक मात्र 3 बार हो चुका है यानी कि संयुक्त बैठक। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 और आतंकवाद यानी कि निर्वाण विधेयक 2002। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु का होता है। उसके पहले भी इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है। तो जनहित याचिका दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय दोनों में भी प्रस्तुत की जा सकती है जनहित याचिका। उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो यानी 9 नवंबर 2000 को सुरजीत सिंह बरनाला ने प्रथम मुख्य यानी कि उन्होंने राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था। इसे श्री देव सुमन ने किया था 1938 में, और आगे चल कर इसे दिल्ली में हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इनके यानी कि थे DD1 देवी दत्त पंत थे इसके। अब अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का गांधी किसे कहा जाता है। इंद्रमणि बलूनी को कहा जाता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली कितनी, 21 वर्ष। तो कुल मिलाकर ये पूछना चाहता है पंचायत में चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष। 17वां है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग
को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो 93 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। तो इसका हो गया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की थी? तो इसे महाराष्ट्र ने सबसे पहले स्थापना की थी 1971 में। उसके बाद 73 में राजस्थान ने, उसके बाद बिहार ने 74 में और गुजरात ने 86 में की थी स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में से आयोग या समिति में स्थानीय संस्थान ओम्बड्समैन बनाने के लिए यानी कि ओम्बड्समैन बनाने के लिए सुझाव दिया था? तो इसने प्रथम प्रशासनिक आयोग ने ओम्बड्समैन को स्थापित करने के लिए स्थापित करने की वकालत की थी। तो लोकपाल या लोकायुक्त, ठीक है, यह है। इसने 1966 में सबसे पहले इसे कहा था कि हमें लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। 21वां है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, सादिक अली समिति, एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित इस समिति थी। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित है अन्य पिछड़ों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो इसमें किस में दिया गया है? अनुच्छेद 15(5) में दिया गया है इसे। अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया? तो 2010 से इनकी शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है। 1962 के चीन युद्ध के पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? ठीक है, तो कौन सी थी? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति नीति और माणा से होते हुए क्या करती थी? तिब्बत से व्यापार करती थी। 25वां है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है? निस्संदेह गेहूं है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है, लगभग 33% भाग पर बोई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी थी? 79.63%, यानी लगभग 79.82% के करीब थी जनसंख्या उत्तराखंड की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? हिमाच्छादित हो या नहीं, सबसे ऊंची पूछ रहा है तो नंदा देवी है। नंदा देवी के बाद कौन सी आती है? कामेत आती है। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों में बनाई गई है? तो जानते हैं किन नदियों पर? भागीरथी और भिलंगना। तो इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित हुआ? पहले ब्रिक था, तो ब्रिक्स एस बनाना, तो एस का क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। ये सबसे अंत में उसमें सम्मिलित हुआ है 24 दिसंबर 2010 को। आगे है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो इसमें IMF और IBRD इन दोनों की स्थापना की थी, यानी कि विश्व बैंक और विश्व बैंक से संबंधित यानी कि दोनों संस्थान, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा की जाती है। और कौन थे इसके लिए? ठीक है, 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो पाकिस्तान मीन मूल के महबूब उल हक जो हैं, यानी कि वो अर्थशास्त्री, उनके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि किन किन आधारों पर जारी किया जाएगा। तो निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो इसमें करती है बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक इसके लिए क्या करती है? जो काफ़ी ज़्यादा गरीब देश हैं उनकी सहायता करती है। अगला प्रश्न है, जब विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपये हो जाती है,
तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि रुपये का मूल्य अधिमूल्यित, यानी रुपये का मूल्य बढ़ गया है अथवा डॉलर का मूल्य घट गया है, ये दोनों होंगे। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए सही। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या में वृद्धि होती है के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामिति। ये बोलते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है 2, 4, 8, 16, 32 के अनुसार होती है, लेकिन जो उत्पादन होता है कृषि उत्पादन वो 1, 2, 3, 4 के उसमें होती है, और इसीलिए जनसंख्या काफ़ी तीव्रता के साथ बढ़ जाती है, उत्पादन काफ़ी कम रह जाता है। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? तो फिलिप्स वक्र जो है वह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित है। तो फिलिप्स वक्र बेरोजगारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल से नाम से जाना जाता है? आप लोग जानते हैं रूपकुंड, यहाँ पर अस्थियाँ मिली हैं, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और बहुत बड़ी बड़ी अस्थियाँ मिली हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि अस्थियाँ यहाँ पर आई कहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूंजी संग्रहण, ठीक है, यानी कि द अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, ये हैं और इन्होंने 1956 में इसका प्रकाशन करवाया था। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का किया था? ठीक है, तो इसमें प्रोफेसर कीन्स ने इसके लिए यानी कि राजकोषीय नीति का निर्धारण किया था, वकालत की थी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए 2008 में जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रघुराम राजन थे अध्यक्ष इसके। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे रघुराम राजन। अगला प्रश्न है कि 2011 में जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति व्यक्ति पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी थी? यानी भारत के पूछ रहा है, तो भारत की कुल कितनी थी? 925 नहीं कम है, 947 या 916 या 940? तो 940 ही इसमें लगभग होगा, क्योंकि 943 थी, अनंतिम जो है वो 40 हो गई और यानी कि शुरुआत में 43 बताई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष ने कब से लागू किया था? ठीक है, तो नियोजित विकास मॉडल 1 अप्रैल 1951 यानी कि योजना के अनुसार कब से शुरुआत किया था? एक अनुसार योजना आयोग, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से जो इसमें नियोजित विकास प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, ये एक संविधानेतर निकाय है और ये भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें एकता लाने के लिए गठित की जाती है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो रबड़ की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है? केरल। केरल में मसाला और यानी रबड़ बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का भाग है? उत्पादन नीति नहीं, कर नीति, विदेश नीति और ब्याज दर नीति। तो कर नीति और विदेश नीति नहीं, राजकोषीय नीति का भाग क्या चीज़ है? कर नीति है, यानी कि कर को बढ़ा घटा करके राजकोषीय नीति को क्या किया जाता है उसमें, यानी कि इसे बजेटेरियन नीति नाम से भी जाना जाता है, बजेटेरियन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो कर नीति है, कर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया था? तो इसे 2 अक्टूबर 2009 को दिया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मनरेगा यानी नरेगा कब से शुरुआत हुई थी? तो यानी कि नरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि एक्ट, NREGA, जो सितंबर 2005 से पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा, महात्मा गांधी, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना इसका नाम दिया गया। इसमें एक परिवार के किसी भी एक व्यक्ति के लिए कम से कम 100 दिन का, एक साल में 100 दिन का अनिवार्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराना आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया है? तो पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है चालू खाता को। चालू खाते को 1994 से पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं IRDA, इरडा, की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? विकास यानी व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, इसे, ठीक है, हायक ने प्रस्तुत किया था। और ये बोलते हैं यानी कि व्यवसायियों की ओर से मुद्रा की मांग के आधार पर इन्होंने निर्धारित किया था। अगला है साइबर लॉ में DOS, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। फिर आता है मल्टीमीडिया में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित हो सकता है? तो मल्टीमीडिया का मतलब जहाँ पर भी क्या है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ आए, ये सब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आएगा, सभी नहीं, ठीक है। तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो और म्यूजिक और आवाज़ जिसमें आए वही है मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश को भेजना क्या कहला जाता है? ठीक है, इसे बोलते हैं ईमेल स्पैमिंग यानी स्पैम मेल, ठीक है, स्पैमिंग कहा जाता है, ईमेल बॉम्बिंग नहीं, ये मत लगा दीजिएगा, ये गलत है। इसके बाद है एक प्रोग्राम जिसमें एक अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है? उसे वायरस कहते हैं। यही तो वायरस है, ट्रोजन नहीं है, वार्म नहीं है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? इसी को तो क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया, ठीक है। तो मल्टीमीडिया, एक ही समय में एक से अधिक माध्यम, ठीक है, उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। आगे है, इसमें मल्टीमीडिया में दृश्य सब माध्यम कंप्यूटर का समायोजन है। डेस्कटॉप मल्टीमीडिया दो प्रकार की होती है, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। चलिए, एक है कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके, यानी कि कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। यानी कि व्यापार में 1000 किलोग्राम कार्बन का के बराबर यदि उत्सर्जन हो तो उसे बोलते हैं एक क्रेडिट। और इसे ही नियंत्रित यानी कि आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके दूसरे देशों को इसी को ही नियंत्रित करने की बात की जाती है। प्रश्न है, जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र से भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह नदी कौन सी थी? ठीक है, कौन सी थी? मंदाकिनी थी, ठीक है, मंदाकिनी। अब ये अभी कमेंट करके बताइएगा कि मंदाकिनी 2013 के बाद इसका अपवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर बढ़ गया है। अगला है प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा रिसाव के कारण हुई थी, 84 में हुई थी ये घटना। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? ये पारा के कारण होता है। और मिनीमाता जगह में जापान के शहर में खोजा गया, इसलिए इसका नाम मिनीमाता रख दिया गया है। आगे है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन प्राप्त कर सकता है क्या कहलाती है? उसे बोला जाता है वहन क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी उसे कहा जाता है पॉपुलेशन की। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का आकार किससे होता है? ठीक है, 1 नैनो, ठीक है, मीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। नैनो का मतलब 10⁻⁹ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का निर्गमन बिल्कुल है, विदेशी व्यापार का नियमन बिल्कुल है, साख नियमन ये भी सही है, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन करना। हाँ, विदेशी व्यापार का नियमन ये नहीं है, सॉरी, ये है देश के विदेशी यानी विनिमय कोषों से संबंधित है ना, व्यापार से संबंधित नहीं है। इससे व्यापार से संबंधित क्या कौन करता है? इसके लिए अलग संस्था है, वो संस्था, ठीक है, इसमें यानी कि ये नहीं आती है। और इसका मुख्य कार्य करेंसी निर्माण करना, यानी कि रुपए, साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय और, ठीक है, कोषों की रखवाली करना। और विदेशी व्यापार तो ये यानी कि व्यापार मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेसिल्स, ठीक है, थुरेंजेसिस, ब्रेसिल्स थुरेंजेसिस का उपयोग होता है जिसे क्या बोलते हो? बीटी, बीटी बैगन, बीटी काटन। तो ये किससे संबंधित है?
यह है जैविक कीटनाशक से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद है निम्नलिखित में से, जैसे बीटी काटन, बीटी ब्रिंजल, इसकी बात आप करते हैं तो ये यही है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, तो मेथेन। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिर मेथेन आएगी। अगला है निम्नलिखित में से किस जोड़े में मिलान सही नहीं है, इबोला वायरस चेचक, ये गलत है। ठीक है, सही नहीं है, यही वाला क्या है, गलत है। जीव सांख्यिकी की पहचान, ये क्या है, यानी कि अंगुली छापन और आइरिस स्कैन। अंगुली छापन का मतलब क्या हुआ कि वो फिंगर प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, क्लोनिंग, ये आनुवांशिक प्रतिकृति बनाना, सही है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रत्येक और अपराधी की पहचान करना। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम 235 प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा 235 प्रयोग किया जाता है। इसमें गलत दिया है, 234 नहीं होना चाहिए, 235 होना चाहिए। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मेथेन। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर गलत है, मेथेन है। अब इन्होंने पता नहीं एसिटिलीन क्यों दे दिया है। ठीक है, मुख्य घटक की बात कर रहा है तो मेथेन है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो कौन सा पॉलीमर नहीं, नायलॉन भी है, टेफ्लॉन भी है, पॉलीस्टाइरीन भी है। ये कैम्प्रोलेक्टन जो है यही पॉलीमर नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए क्या है आवश्यक है, तो विटामिन के। विटामिन ए आँखों के लिए रतौंधी। विटामिन ई इससे, ठीक है, जनन क्षमता में क्या होती है, कमी आती है। विटामिन सी स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फिलामेंट बना होता है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, और नाइक्रोम से जो हीटर होता है उसका फिलामेंट बना होता है। किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, देखिए जिसकी जो विकिरण होती है, ठीक है, एन लेमडा वी इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो यहाँ पर जिसकी लेमडा क्षमता कम होगी उसी का ही क्या होगा, क्वांटम प्रति विकिरण ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 200 से 280 सबसे कम है, तो इसी के ही सबसे अधिक होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, जिसकी जो तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसकी क्वांटम प्रति क्वांटम सर्वाधिक विकिरण ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिसकी जितना ज़्यादा होगी उसकी उतना कम होगी। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1 कहाँ से छोड़ा गया, तो ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर, यही सही है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन। अगला प्रश्न है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये देहरादून में। IIRS देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 2014 74 किलोग्राम वजन के संवर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो सुशील कुमार ने जीता था ये स्वर्ण पदक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया, तो CNR राव को अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया है वो कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में है इसका। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया, तो इसका नाम बदल करके, समन्वित गंगा संरक्षण का नाम बदल करके नमामि गंगे नाम दे दिया गया। जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसे अब यानी कि डील किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में किस आयु से संबंधित लोग लाभान्वित होंगे, तो यहाँ है 15 से 29 वर्ष तक के आयु के लोग इसमें से लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, UN द्वारा इसे 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जन्मतिथि है उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
घोषित कर दिया गया 2007 से। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अधिक दूध उत्पादन वाले गायों की नस्लों का विकास करना। फिर अगला प्रश्न है, POCSO कानून का संबंध है पास्को, ठीक है। तो पास्को किससे संबंधित है? बच्चों से, यानी कि जो बच्चों से यानी पास्को या पोस्को बोलो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ जो शारीरिक शोषण करते हैं, जबरन शोषण करते हैं बच्चों को, उनके लिए इसमें सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। तो पोस्को एक्ट के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे, जो नाबालिग यानी नाबालिग व्यक्ति होते हैं, दोनों आते हैं इसमें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों आते हैं। यदि किसी के साथ शारीरिक ज्यादती हुई है तो उसको ये ऐसा करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर है, जोड़ों का मिलान कौन सा नहीं है? प्रकाशिक तरंगे यानी फाइबर ऑप्टिक। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो प्रकाशिक तरंगे यानी प्रकाशिक तरंगों के आधार पर कार्य करता है, सही है। एंड्रॉयड वाणिनिवेश, यही गलत है। बृहद हेड्रॉयड कोलाइडर गार्ड पार्टिकल और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ बी वाला जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें थे तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। अब इस बार तो शायद ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई आया नहीं। सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में किसने जीता? बशर अल असद। और ये अभी भी लगातार जो वहीं के राष्ट्रपति हैं, बशर अल असद, ये 2000 से लगातार राष्ट्रपति हैं। केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मार्केस संधि की पुष्टि की है। इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो इस संधि का उद्देश्य है दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों के लिए प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने कान फिल्म समारोह 2014 में इसमें पाम द आर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसे विंटर स्लीप ने प्राप्त किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना? तो यहाँ पर बुतरस घाली बने थे। ये प्रथम अफ्रीकी हैं, जो कि वान की मून भी हैं, क्योंकि ये भी मिस्र के थे, वो भी अफ्रीका में आता है। 2014 में चांदीपुर से पृथ्वी से आकाश तक मार करने वाले किस प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो निस्संदेह आकाश है, जो धरती से वायु में मार करने वाला है, या स्थल से वायु में मार करने वाला ये मिसाइल है। 25 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति भवन में जिस नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द स्टेबल्स। इस संग्रहालय में जब से राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है, तब से लेकर के और वर्तमान तक की जो यादें हैं सहेजी गई हैं। निम्नलिखित में से किसने जून 2014 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी? तो सौरव कोठारी ने जीती थी। ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था। 2014 के विंबलडन अंडर 19 गोल्डन टूर्नामेंट स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? 2014 का है, तो लक्ष्य सेन थे। और इसी तरह से ये करंट के प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करनी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो किसाऊ बांध जो परियोजना है वो कहाँ पर बनाई जा रही है? यमुना के सहायक टोन्स पर बनाई जा रही है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के मध्य में बनाई जा रही है। तो इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों क्या होंगे? ये लाभान्वित होंगे।
किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भी वही है, तो अजीत कुमार डोभाल को। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज जात 2014 किस अवधि में संपन्न हुई थी? यानी कब से कब तक संपन्न हुई थी? तो 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य संपन्न हुई थी। ये 2 साल लेट हो गई थी। एक ही लोक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की महिला सांसद कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। और उसी साल इनको क्या बना दिया गया था? और ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया था क्योंकि वो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रोफेसर जार ब्रॉक की पुस्तक है। अगला है महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र में बागवानी राजदूत नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA जुलाई 2014 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार के प्रभावकारी कमी की है? तो उस समय ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार में कमी की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच UN वोमेन ने अपने ही फारसी अभियान हेतु 2014 में किसे अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है एम्मा वाटसन। तो एम्मा वाटसन को नियुक्त किया है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया जाने वाला ये एक कार्यक्रम है UN द्वारा। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियन खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया था? तो इसमें श्वेता चौधरी ने दिलवाया था। इस बार ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक में किसने सबसे पहला पदक दिलवाया था? छठे ब्रिक्स शीर्ष सम्मेलन में फोर्तालेजा घोषणा ब्राजील 2014 के अनुसार मूलभूत संरचना भेद एवं सतत विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, और सॉरी न्यू डेवलपमेंट, अब इस बार न्यू डेवलपमेंट बैंक से पूछ सकता है क्योंकि ब्रिक्स से उत्तराखंड जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें किसने यानी बराबरी हिस्सेदारी में सभी का पूंजी अंशदान कितना है? तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश घोषित किया था? तो बिल्कुल कौन घोषित करेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यही तो इसके लिए इन्हीं सभी चरित्र की घोषणाएं करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ललिता कुमार मंगलम तब थी। निम्नलिखित में से विकल्पों में से राजा और राजधानी दी गई हैं, सही सुमेलित का चयन करें। तो इसमें कौन है? अजयपाल, टिहरी। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से विख्यात है। कर्णावती मुगल सेनाओं की यानी सैनिकों का नाक कटवा लिया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था जयानंद भारती के द्वारा। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। श्रीदेव सिंह सुमन ने इसे क्या किया था? स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कथन है विश्व के सभी भाग में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो ये भी सही है। लेकिन वैदिक धर्म से विश्व से प्रभाव नहीं हुआ ना, तो वैदिक धर्म से विश्व प्रभावित नहीं हुआ, तो विश्व के प्रभाव से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इसका जो अर्थ हुआ वो यानी कि इसका जो उत्तर हो गया वो बी। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये बेसर नगर के गरुण स्तंभ से मिला है। गरुण किसका वाहन है? विष्णु का है। गरुण स्तंभ से आप समझ जाइए, इसी से रिलेट कर लीजिए। मिलिंद पन्हों में किस हिंदू एवं शासक का प्रकाश डालता है? तो मिनिंडर पर डालता है ये। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, 10वें स्कंद में मिलता है, और उसमें पुरुष सूक्त है, उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त राज साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं था? हुणों का आक्रमण, प्रशासन यानी सामंती ढांचा, उत्तर परवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना,
अरबों का आक्रमण नहीं, अरबों का आक्रमण तो बहुत बाद में हुआ है, तो इसके बाकी 3 ये हैं, ठीक है। अरबों का आक्रमण ये उसके पतन का एक कारण नहीं था। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम किसके किसके हैं? तो शिवदत्त, शिवपाल और हरिदत्त। शिवदत्त, शिवपाल और हरिदत्त ये यानी कि अल्मोड़ा सिक्कों पे उल्लिखित नाम हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन देखिए, हुमायूं, शेरशाह और इन सभी सबके पहले किसने किया था? अकबर ने। लेकिन हाँ, शेरशाह ने रुपया शुरू किया था, जो आज भी भारत में मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी रुपया नाम उसका दिया गया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंधित शासक को सुमेलित कीजिए। दोहरा गुम्बद, अष्टभुजी मकबरा, सत्य मेहराबी मकबरा और गोल गुम्बद। गोल गुम्बद बीजापुर में है, बीजापुर में आदिल शाही। तो इससे क्या करिए, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो सीधा जोड़ने पर आपको मिल रहा है कि डी का कौन सा हो गया? 2 हो गया। तो डी का 2 3 में है। अगला है, अब उस पर सत्य मेहराबी मकबरा, ये बलवन का है, ठीक है, ये बलवन का है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया आपका? सी में तीसरा होगा, तो सी में तीसरा ये है। तो दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी ने शुरू किया था, ठीक है। और अष्टभुजी मकबरा किसने? शेर साहब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, अकबरी महल और जोधाबाई का महल। तो इसमें फतेहपुर सीकरी का स्थापना और वहाँ बुलंद दरवाज़ा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। वहाँ पर पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, इस सब हैं। अकबरी महल का निर्माण शाहजादा सलीम ने कहाँ? आगरा में करवाया था। तो इसमें अकबरी महल और स्वर्ण महल ये 2 उत्तर हो सकते हैं, इसलिए इसे क्या किया गया है, यानी कि इसके इन्होंने स्टार्ट दे दिया है। तो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रम में से कौन सा सबसे पुराना है? साबरमती नहीं, फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? दक्षिण अमेरिका में की थी, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में की थी। और वहीं टॉलस्टॉय फार्म की भी इन्होंने स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे। आप सिर्फ एम्फे याद रखिए, वही है, याद रहेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एम्फे थे और 3 और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा थे, ठीक है। नील कृषकों की खेती पर इसका यानी कि ये लिखी गई पुस्तक है। अगला है, अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज, और ये निम्न वर्ग के उत्थान से संबंधित था। 1873 में इन्होंने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी लिखी थी। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को किस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था? तो इनको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के द्वारा कैद यानी के लिए इन्हें गिरफ्तार किया था और सभी को 4-4 वर्ष की सजा दी गई थी। अगला, कानपुर में घटना घटी थी। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, तो कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। 30 किलोमीटर का लगभग ये हिमनद पाया जाता है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो इसका जो संदर्भ मिलता है वो मिलता है जवामिउल हिकायात में। जवामिउल हिकायात में मिलता है। ये फारसी की पुस्तक, फारसी में लिखी गई पुस्तक। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दून। जो संरचनात्मक घाटियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व की तरफ उन्हें द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून है, कोट द्वार है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट अलकनंदा में है। अब अलकनंदा के साथ कब है? भिंडियार गार्ड में, जिसे यानी भिंडियार गार्ड या लक्ष्मण गंगा का जहाँ पर मिलन होता है वहीं पर गोविंद घाट
स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो सबसे विस्तृत जो भाग होता है वो गहरे सागरीय मैदान होते हैं, सबसे गहरे सागरीय मैदान होते हैं। जो सबसे कम भाग होता है वो महासागरीय गर्त मानी जाती है। ग्रेनाडा अवस्थित है, तो ग्रेनाडा कहाँ पर अवस्थित है? कैरेबियन सागर में अवस्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है, कैरेबियन द्वीप है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। यहाँ की जो मुद्रा है ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। अगला प्रश्न ज्योग्राफी संबंधित है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंच जाता है। ठीक है, तो नगर का देशांतर क्या होगा? अब नगर का देशांतर दोपहर 12 बजे यानी भेजा गया है और उसी समय कहीं पर यानी कि पहले समय दिया गया है 6 बजे सायं, तो सबसे पहली बात आती है कि किधर की तरफ नगर होगा? पूरब की तरफ होगा। तो अब इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये और ये, क्योंकि पूरब का ही समय क्या होता है? इसके पहले होता है। तो 6 बज चुके हैं, 12 मिनट का समय लगा, तो 6 बजे का मतलब 6 घंटा। तो 6 घंटा का मतलब कितना हो गया? 6 छंग 36, 360, और उसे 90 से भाग दे दीजिए तो कितना आया? सॉरी 4 से भाग दीजिए तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है वो हमें यानी कि मिल जाएगा 90 डिग्री पूरब की तरफ। लेकिन अब एक बात आती है कि 12 मिनट का उसे क्या लगा है? समय जाने में भी तो लगा है, तो ये समय क्या हो जाएगा? उसमें से घटा दिया जाएगा। तो 4 से इसको भाग दे दीजिए तो 4 तिया 12, 3 घटा दीजिए तो 90 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा? 87 पूर्व आ जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को और एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा लिखा हुआ है, ये आप लोग इसे क्या कर लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? नीस, चूना बालू का पत्थर और सेल। नीस नहीं संबंधित है। नीस रूपांतरित चट्टान है, बाकी सब क्या चीज़ है? यानी कि परतदार चट्टानें। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? इनमें से बताना। तो इनमें कौन था? मणिपुर था। ठीक है, इनके जो है उसमें से मणिपुर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्तमलई, कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें यही है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, यानी क्योंकि ये सिक्किम में है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्तमलई जो है वो केरल में है। प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो अल्मोड़ा की ऋणात्मक रही है, -1.28 रही है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है? नर्मदा नदी। भारत के मानचित्र में ये दिया हुआ 4 कोयला क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से किस एक को मानचित्र में सही नहीं दिखाया गया है? ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ ए दिया है और ए सतपुड़ा है, सोनघाटी है, कर्णपुरा और कोरबा है। ठीक है, तो जो कर्णपुरा है वह झारखंड का कोयला क्षेत्र है। तो झारखंड कहाँ है? ऊपर की तरफ है और यहाँ पर इसको दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि आप सिक्किम के उधर की तरफ से आना है तो कंचनजंगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम में है। तो कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, यहाँ पर ये है। कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट आता है, एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा आता है, फिर धौलागिरी आती है। अगला प्रश्न है, इसमें सूचियों को मिलाना है, तो सूचियों को मिलाया जाएगा। तो इसमें है उर्वरक कारखाना श्रीगंगानगर में है, कांच का कारखाना जयपुर में है, सीमेंट का कारखाना
उदयपुर में है और कृत्रिम रेशा कोटा में निर्माण किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती? बाएं से का मतलब हुआ ये नदी गंगा चल रही है तो इधर से जो हिमालय से निकलने वाली हैं नदियां वही बाएं से मिलेंगी, और जो हिमालय से नहीं निकलने वाली नदियां वही दाएं से मिलेंगी। तो इसमें सोन नदी है जो उसको कहाँ मिलती है? दाएं से मिलती है, मध्य प्रदेश से आती है। इसमें सुमेलित करना है अलेपी, इन्नौर, पारादीप और काकीनाडा। तो इसमें ये अलेपी जो है ये केरल में है, इन्नौर तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, आप जानते ही हैं, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तो इसका हो गया 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। ठीक है, किस युग में हुआ? क्रेटेशियस युग में हुआ था इसका निर्माण। 46 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित था? प्रथम भारतीय सम्मिलित था, तो श्रीमती हंसा मेहता थी। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो है ये संधियां हस्ताक्षरित की गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, जो अस्त्र से उनको कम करने के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993 में पारित किया गया। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई है। और ये प्रश्न बहुत पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका वो मुख्यालय काठमांडू में है। राज्य विधान सभा निम्नलिखित किसके द्वारा निर्वाचन में भाग लेती है? तो राष्ट्रपति के और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। तो 1 और 3 हो जाएगा, ये सी उत्तर हो जाएगा। कौन सा भारत के राज्यों और उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम को सही क्रम में दर्शाता है? तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ सबसे यानी बड़ा है इनमें, झारखंड फिर उसके बाद छोटा है, बड़ा है सॉरी, छत्तीसगढ़ सबसे छोटा, अवरोही हाँ, छत्तीसगढ़ फिर झारखंड, हिमाचल और सबसे छोटा है उत्तराखंड। तो ये आपके क्या थे? प्रश्नों के उत्तर थे 2014 के। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अब आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छी